हेलो फ्रेंड्स, फार्मा द लास्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ यदि आपने बी फार्म या एम फार्म किया है तो किस तरह आप कनाडा में जॉब पा सकते हैं और वहाँ सेटल हो सकते हैं। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊँगी यदि आप परमानेंट रेसिडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका फुल प्रोसीजर क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। कनाडा के लिए पीआर का जो प्रोसेस है वो टोटली सीआरएस स्कोर पे डिपेंड करता है। सीआरएस स्कोर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप अपना सीआरएस स्कोर, वो मैं अभी डिटेल में बताऊंगी आगे वीडियो में। इसके पहले 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ग्रेजुएशन के बाद भी लोग जा सकते हैं कनाडा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है, इसके अलावा 3 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस है अगर आपको वर्क का, और इसके अलावा आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अच्छा स्कोर किया हुआ है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट IELTS कनाडा के लिए देना पड़ता है। इसमें आपने अगर अच्छा स्कोर किया हुआ है तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, 3 साल का एक्सपीरियंस है और IELTS का अच्छा स्कोर है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका पीआर प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है। तो आइए अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि सीआरएस स्कोर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले जाती हूँ। सीआरएस कैलकुलेटर के बाद आप देखेंगे जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होती है www.cic.gc.ca। ये कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसको आप ओपन कर लेंगे। अब हम इसमें ये सब छोड़ते हुए सबसे एंड में चले जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये सिंगल लाइन क्वेश्चंस आपसे कुछ पूछेंगे, उसको आपको जो भी आपकी सिचुएशन है, पोजीशन है, करेक्ट एंट्री करते जाना है और फाइनली इससे आपको सीआरएस स्कोर लास्ट में कैलकुलेट होके मिल जाएगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सीआरएस कैलकुलेशन कितना बन रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। अभी फ़िलहाल मैं अभी स्टूडेंट्स के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर रही हूँ, तो हम इसमें अनमैरिड डाल देते हैं। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड आर यू, तो इस स्लॉट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस स्लॉट में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर लेंगे तो आपको जो है इसके लिए पीआर प्रोसेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और अगर आपके पास करीब करीब 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 3 साल का होना चाहिए और उससे ऊपर भी है तो और अच्छी बात है। तो उस सिचुएशन में 25-26 इस तरह की एज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम 26 ले लेते हैं। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन, इसमें हम पोस्ट ग्रेजुएशन ले लेते हैं, मास्टर डिग्री। ओके, हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। इसका मतलब है आपने कोई भी ऐसा डिप्लोमा या डिग्री, किसी भी तरह का कोई क्वालिफिकेशन कनाडा से लिया है। तो इंडिया के लिए अभी हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये नो होगा। अभी इंडियन स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने ऑब्वियसली कनाडा से कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिया हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज में आर योर टेस्ट रिज़ल्ट लेस देन 2 इयर्स ओल्ड, ये इस टेस्ट रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि IELTS का इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए आपको एक टेस्ट देना होगा और उसका जो स्कोर होगा वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और उसी स्कोर की, उसी एग्ज़ाम की ये बात कर रहे हैं। तो वो जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके 2 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसमें हम येस कर देंगे। विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर योर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, आपने किस लैंग्वेज के लिए टेस्ट दिया है। एक्चुअली हम ये कनाडा की बात कर रहे हैं और वहाँ पर 2 लैंग्वेजेस ऑफिशियली चलती है, एक इंग्लिश और दूसरा फ्रेंच। कई लोग दोनों के लिए टेस्ट देते हैं बट मोस्टली इंडियंस जो हैं वो IELTS देते हैं, वो इंग्लिश के लिए ही होता है, फ्रेंच के लिए यूजुअली नहीं देते हैं। IELTS इसमें हम सेलेक्ट कर देते हैं। एंटर योर टेस्ट स्कोर, अब हम इसमें, अभी आपने टेस्ट वो दिया नहीं है इसलिए हम एक जो है इसमें ऐसा स्कोर डालते हैं जो कि एक अच्छा स्कोर के कैटेगरी में आता है और एटलीस्ट उतना स्कोर आपको ले आना चाहिए जिससे आपके
CRS स्कोर जो है उसमें पॉइंट्स अच्छे बनते हैं। तो स्पीकिंग में हम ले लेते हैं 7.5 से 9 के बीच, ये वाला ले लेते हैं। लिसनिंग में हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। रीडिंग में हम ले लेते हैं 8 to 9 ले लेते हैं। और राइटिंग में हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब मैंने सेकंड बेस्ट स्कोर जो है वो इसमें सेलेक्ट किया है। डू यू हैव अदर लैंग्वेज रिजल्ट्स? नो, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, हम इंग्लिश के अलावा फ्रेंच के लिए हमने टेस्ट नहीं दिया है, इसलिए इसमें नो आ जाता है। वर्क एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एक्सपीरियंस में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें स्किल लेवल ओ देख रहे हैं आप, स्किल लेवल स्किल टाइप ए देख रहे हैं और स्किल टाइप बी देख रहे हैं। तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल्स वालों का या फिर टेक्निकल इंजीनियर्स वगैरह का भी ये जो कोर्स आते हैं, ये सब लेवल स्किल टाइप ए में आते हैं। इसमें हमको इसका आंसर देना है कि इन लास्ट 10 years हाउ मैनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डू यू हैव? आपके पास जो लास्ट 10 years में एक्सपीरियंस है वो कनाडा में कितने ईयर्स का है? तो कनाडा में नहीं है तो नन कर देंगे हम। ठीक है, कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं है, हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी बात कर रहे हैं तो इंडिया का एक्सपीरियंस उन्हें होगा ऑब्वियसली। इन द लास्ट 10 years हाउ मैनी टोटल ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस? फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस से मतलब कनाडा के बाहर किसी भी कंट्री में आपका एक्सपीरियंस कितना है, या जिस कंट्री को आप बिलोंग करते हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो हम इसमें 3 years और मोर ये सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमको ये अपना अचीव करने की कोशिश करना है। यदि हम PR प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो 3 साल से अबव का एक्सपीरियंस हमको होता है तो अच्छा इसमें CRS स्कोर बनता है। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी? क्या आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशन, आपने किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन या कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह कनाडा के किसी प्रोविंस से किया है? नो, नहीं किया है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी होते हैं। डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफ़र? ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है। लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको LMIA कहते हैं। ये तब मिलता है ये ऑफ़र जब कोई वहाँ का कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब देने के लिए रेडी है और वो जॉब उसने LMIA से अप्रूव भी कराया है, तब ये एप्लीकेबल होता है, जो कि यूजुअली इतनी ईजीली नहीं मिल पाता है। तो इसमें हम नो करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास ऐसा कोई वहाँ का जॉब ऑफ़र नहीं है अभी। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी? हाँ, इसको मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद क्लियर और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या है। इसमें फ़िलहाल हम कर देते हैं नो। ठीक है, डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैव एटलीस्ट वन ब्रदर और सिस्टर? आपके या आपके स्पाउस का कोई भी रियल ब्रदर सिस्टर, ये सब में से कोई भी वहाँ पर रियल में यहाँ पे ब्लड रिलेशन होना चाहिए, रियल, उसी को ये काउंट करते हैं। तो इसमें हम नो कर देते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अब हम कैलकुलेट योर स्कोर, इसको करते हैं फ़िलहाल। इतना होने के बाद में यदि आपने आइल्स दे दिया है, आइल्स का स्कोर आपका अच्छा है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है और आपके पास 3 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, तब आपका कैलकुलेशन क्या बनता है। ठीक है, तो ये 375 बन रहा है। ओके, स्पाउस फैक्टर इंक्लूड नहीं हुआ। अगर कोई मैरिड है तो उसका स्पाउस के भी कुछ पॉइंट्स जुड़ जाते हैं। फाइनली ये सब देखते हुए 475, ठीक है, ये स्कोर बन रहा है और 475 जो है एक अच्छा स्कोर माना जाता है। बार मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन था, डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी? क्या होता है, कनाडा जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, वैसे कनाडा में अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन्हें प्रोविंस बोला जाता है। तो वहाँ पर एक PNP या प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोसेस कहते हैं उसे, वो भी चलता है। एक तो ये एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपका स्कोर हो गया जो 475 आया, उसे एक्सप्रेस एंट्री में भी डाल सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल तो एक्सप्रेस एंट्री में इसके थ्रू वो लोगों को नहीं ले रहे हैं। 1-2 महीने के बाद एक्सप्रेस एंट्री फिर से स्टार्ट होगा, उसमें हाई स्कोर वाले लोग मोस्टली उसमें चले जाते हैं। ठीक है,
लेकिन एक ऑप्शन और भी होता है प्रोविंशियल नॉमिनेशन में। क्या है, यदि कोई प्रोविंस, आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन अपने इसी स्कोर के साथ प्रोविंशियल नॉमिनेशन का फॉर्म भी अगर भर देते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, प्रोविंस के लिए, और वो अगर आपको प्रेफर करता है तो वहाँ से वो एक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि आपको ये वाला प्रोविंस जो है इनवाइट करना चाहता है। उस केस में यदि आप इसको येस करते हैं तब हम इसे येस कर देंगे, हमारे पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन होगा। तो सीधे सीधे जो है 600 पॉइंट्स मैं आपको शो करती हूँ इसमें बढ़ जाते हैं प्रोविंशियल नॉमिनेशन के। ये देखिए एडिशनल पॉइंट में 600 पॉइंट्स आपके जो है बढ़ जाते हैं। कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारा स्कोर कितना हो जाता है, जो कि 475 था, वो ग्रैंड टोटल हो जाता है 1075, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। और आप ये मान के चलिए कि यदि प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए आपने फिल किया है और अगर वहाँ से इनवाइट आ जाता है, आपके प्रोफाइल को, क्वालिफिकेशन को देखते हुए उन्हें सूटेबिलिटी लगती है और अगर वो इन्वाइट किसी प्रोविंस से भेज देते हैं तो 600 एडिशनल पॉइंट मिलने के कारण आपका उस प्रोविंस में जाना 100% कन्फर्म हो जाता है, अगर आपका फर्दर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो करेक्ट है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट सबमिट कर पाते हैं। ये प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए था। और अगर इसको आप ऑप्ट नहीं करते हैं, प्रोविंस को कॉमन एक्सप्रेस एंट्री में डालते हैं, तो वो अभी फ़िलहाल तो बंद है, इसलिए लोग पीएनपी के लिए ही जा रहे हैं। और जब स्टार्ट हो जाएगा तब आपका 475 का स्कोर प्रोविंशियल नॉमिनेशन के अलावा एक्सप्रेस एंट्री के लिए भी अच्छा है, उसमें भी जो है ट्राई कर सकते हैं। रिलेटेड और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।